हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज की सबसे बड़ी खबर है राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर की लड़ाई बहुत बड़ी होकर जनता के सामने आ गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रुक रुक कर अपना दांव चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को ऑफर दिया है और ये कहा है कि राजस्थान में 4 मंत्री पायलट खेमे के होंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हीं के खेमे का होगा। सचिन पायलट महासचिव या कार्यकारी अध्यक्ष बनकर दिल्ली चले आए। हालांकि इस ऑफर पर सचिन पायलट ने क्या कहा है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन इस ऑफर के बाद सचिन पायलट का यह बयान जरूर आया कि अशोक गहलोत जिस नंबर का दावा कर रहे हैं वो झूठा है और अगर उनके पास बहुमत है तो वो गिनती करवाएं। सचिन पायलट के इस बयान के बाद कहा जा सकता है कि आलाकमान के ऑफर पर फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं सोचा, वरना ऑफर के बाद वो नंबर को लेकर दावा नहीं करते। राजस्थान में सरकार के लिए 101 विधायक चाहिए। गहलोत खेमे का दावा है कि उनके पास 109 विधायक है। हालांकि बीटीपी के 2 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन विरोधियों का यह दावा है कि गहलोत के साथ 97 विधायक है। राजस्थान में कल सुबह फिर बैठक होने वाली है। कांग्रेस ने पायलट को बैठक में आने का बाकायदा न्योता दिया है। आपने देखा होगा कि यहां पर प्रस्ताव पारित हो रहा था सारे विधायकों की तरफ से कि कड़ी कार्रवाई होगी और दूसरी तरफ आलाकमान से यह संदेश लगातार जा रहा था कि मिल बैठकर बात कर लेते हैं, घर में अगर झगड़ा है तो घर ही में सुलझाते हैं। तो कांग्रेस ने पायलट को बैठक में आने का न्योता दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सचिन पायलट को बैठक में आने का न्योता दिया गया। इससे पहले याद कीजिए बाकायदा व्हिप जारी किया गया था परसों और यह कहा गया था जो नहीं आएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और आज आपने देखा जैसा तय था, जैसी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है सचिन पायलट ना पहुंचे, वो नहीं पहुंचे। और अब राजस्थान में कल सुबह फिर विधायक दल की बैठक होने वाली है। कांग्रेस ने पायलट को बैठक में आने का न्योता दिया है। मनीष शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। बैठक में आने का न्योता सचिन पायलट को, लेकिन इस बीच बहुत कुछ खिचड़ी पक भी तो चुकी होगी ना मनीष? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर लगातार प्रयास चल रहे हैं राजस्थान कांग्रेस की तरफ से कि सचिन पायलट से संपर्क कर उन्हें एक बार यहाँ बुलाया जाए और इसी के मद्देनजर इस विधायक दल की बैठक को बुलाया गया है। बाकायदा सचिन पायलट को एक पत्र लिखकर न्योता दिया गया है कि वो आए और तथाकथित रूप से प्रजातंत्र के इस यज्ञ में आहुति दें। ये शब्द है रणदीप सुरजेवाला के। इनका कहना है कि बीजेपी की शक्तियों ताकत को तोड़ा जाए और ऐसे में जब गहलोत सरकार पर संकट है उसमें सभी कांग्रेस जन मिलकर आकर अपना सहयोग दें। इसी के मद्देनजर अशोक गहलोत के अलावा जितने भी विधायक हैं, खासतौर पर सचिन पायलट खेमे के, इनको भी बाकायदा बुलाया जा रहा है जो अभी विरोधी बने हुए हैं। जी ठीक है सचिन, बहुत बहुत सचिन पायलट जो हैं वो कल बैठक में जाते हैं या नहीं जाते हैं इस पर हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। कल की बैठक में ही पता चलेगा। मनीष माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अब गहलोत की गद्दी बचेगी या सचिन पायलट उनकी सत्ता के प्लेन की क्रैश लैंडिंग करवाएंगे, ये बहुमत परीक्षण के बाद साफ हो जाएगा। आज की बात करें तो जादूगर कहे जाने वाले गहलोत और पायलट के इस झगड़े में जादूगर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। आज दोपहर अपने घर के लॉन में गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन किया और दावा किया कि कांग्रेस के 109 विधायक उनके साथ है। लेकिन सचिन पायलट ने इस दावे को चुनौती देते हुए कहा कि अगर गहलोत सरकार के पास संख्या बल है तो अपने विधायकों को होटल में क्यों छिपा रहे हैं। राजस्थान के रण में आज दिन भर और क्या दाव पेच हुए, इसी पर हमारी ये कवर स्टोरी। कांग्रेस विधायक दल के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह है राजस्थान के जादूगर का जलवा। सीएम अशोक गहलोत ने सत्ता के खेल में आंकड़ों का जादू दिखाया तो बागियों की आंखें खुली रह गई। अपने घर पर बुलाई विधायकों की बैठक में
गहलोत ने दिखा दिया कि अभी उनका टाइम खत्म नहीं हुआ है। विधायकों के सामने बैठे गहलोत का ये अंदाज देखिए, पैर पर पैर चढ़ाए वो मुस्कुराते हुए अपने साथ बैठे लोगों से बात कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज में इस बात की हनक साफ नजर आ रही थी कि उनकी कुर्सी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। सामने की कुर्सियों पर उन विधायकों की फौज इकट्ठा थी जो गहलोत खेमे के माने जा रहे हैं। ये विधायक लगातार कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। जिसके बाद अशोक गहलोत दूसरे कांग्रेसी नेताओं के साथ विक्ट्री साइन बनाते हुए खड़े हो गए। उन्हें देखकर विधायक भी अपनी सीट से खड़े हो गए, लेकिन गहलोत ने उन्हें बैठने का इशारा किया, जिससे मीडिया के कैमरों पर गहलोत की तस्वीर साफ दिखाई दी। जब तस्वीरें खिंच गईं, शक्ति प्रदर्शन हो गया, तो वही गहलोत खुद ही मीडिया को वहां से हटाने पहुंच गए। ये देखिए किस तरह से उन्होंने एक चैनल के माइक पर हाथ मारते हुए उन्हें वहां से हटने के लिए कहा। अशोक गहलोत की इस हनक की वजह थी बैठक में आने वाले विधायकों की संख्या। कांग्रेस ने दावा किया कि इस बैठक में कुल 109 विधायक मौजूद थे। आप इस चीज को निश्चिंत रहिए, अशोक गहलोत जी की और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में मजबूती के साथ अपने 5 वर्ष पूरा करेगी। पार्टी को 109 विधायकों ने अभी तक समर्थन अपना जाहिर किया हुआ है लिखित रूप में, और 5 से 7 विधायक और जो हमारे साथ में संपर्क में हैं वो भी उन्होंने भी अपना समर्थन जाहिर किया। विधायकों की संख्या के इन दावों को सही माना जाए तो गहलोत की सरकार पर आया खतरा टलता नजर आ रहा है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है। इसीलिए विधायक दल की बैठक को 3 बार टालना पड़ा। 10:30 बजे होने वाली बैठक आखिरकार 1 बजे हुई। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक गहलोत की बैठक में मौजूद विधायकों की संख्या 97 थी, जिनमें से 86 कांग्रेस के और 11 निर्दलीय थे। इस बैठक में वो 17 विधायक नहीं आए जो सचिन पायलट के समर्थक बताए जा रहे हैं। हालांकि पायलट खेमा लगातार 20 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है। विधायक दल की बैठक से पहले कांग्रेस ने बैठक में न आने वाले कांग्रेसी विधायकों पर कार्रवाई की धमकी दी। वहीं सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले होने की बात भी कही गई। अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। नाम सोनिया और राहुल का लिया गया, लेकिन झगड़ा निपटाने की जिम्मेदारी संभाली प्रियंका गांधी ने। अचानक से वो एक्टिव हुई। बताया जा रहा है कि प्रियंका अशोक गहलोत और सचिन पायलट से बात कर रही थी। हालांकि सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि सचिन पायलट ना तो राहुल गांधी से मिल रहे हैं और ना ही उनकी किसी भी नेता से कोई बात हुई है। साथ ही ये भी पता चला कि सचिन पायलट अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, यानी उन्होंने कोई आखिरी निर्णय अभी तक नहीं लिया है। यही नहीं, सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने अशोक गहलोत के विधायकों की संख्या वाले दावे को गलत बताते हुए कहा कि अगर उनके पास संख्या है तो विधायकों की गिनती करवाएं। इस बीच विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट का नाम लिए बिना यह प्रस्ताव पास किया गया कि जो लोग पार्टी को कमजोर करने में जुटे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इससे पहले जयपुर कांग्रेस दफ्तर में सचिन पायलट की तस्वीर वाले पोस्टरों को हटा दिया गया। ये कांग्रेस का कार्यालय है जहां अब तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सचिन पायलट का ये बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। ऐसे कई पोस्टर्स लगे हुए थे। देखिए मैं दिखाता हूं, यहां इसी तरह अंदर जितने भी पोस्टर्स निकाले गए हैं ये यहां पर इन सभी पोस्टर्स को यहां पर ला करके रख दिया गया है। इससे बिल्कुल ये संकेत साफ है कि अब अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट जो लड़ाई है वो काफी आगे बढ़ गई है। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो दीवार है, अपने कैमरामैन अजीत चाको से निवेदन करूंगा, चाको साहब बाहर आके दिखाएं। इन दीवारों पे लगी हुई थी ये पोस्टर्स, यहां से इन पोस्टर्स को एक एक करके हटाया गया है और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन दोपहर बाद कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर सचिन को दफ्तर के गेट पर लगा दिया। दावा किया गया कि पोस्टर हटाने वाले लोग कांग्रेस से जुड़े नहीं थे। वहीं सचिन पायलट के कमरे के बाहर लगी उनकी नेम प्लेट भी अब तक लगी हुई है। वो डिप्टी सीएम होने के साथ साथ राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक उन्होंने इन दोनों ही पदों से इस्तीफा नहीं दिया है।
उधर गहलोत खेमा जिस तरह से अपने विधायकों को बचाने में लगा है, उससे ये सवाल भी उठता है कि अगर विधायकों की संख्या पूरी है तो फिर डर किस बात का। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सीएम हाउस के बाहर कई बसें पहुंच गईं, जिनमें सभी विधायकों को बैठाया गया। इन बसों में तमाम विधायकों को बिठाया जाएगा और एक बार फिर बाड़ाबंदी होगी ताकि फ्लोर टेस्ट की नौबत आए, क्योंकि एक तरफ दूसरा गुट है जो दावा कर रहा है, हमारे साथ कुछ विधायक हैं, और इस बीच ये देख सकते हैं 4 से ज्यादा बसें यहाँ आ चुकी हैं। हम देख सकते हैं कि ये बसें यहाँ पर लग गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में इन विधायकों को इन बसों में बिठाकर किसी होटल या रिजॉर्ट में ले जाया जाएगा। गहलोत समर्थक कांग्रेस विधायकों से भरी ये बस जयपुर दिल्ली रोड के होटल फेयरमाउंट पहुंची, जबकि पायलट समर्थक विधायकों के मनेसर के एक होटल में होने की खबर है। इस बीच आज सुबह राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और उनके बेटे के करीबी 2 लोगों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार गिराने की साजिश के तहत ये सब कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 3 अग्रिम विभाग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है सीबीआई। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कल देर रात और आज सुबह से भाजपा के वो अग्रिम विभाग एक बार फिर राजस्थान की वीर भूमि पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए हैं। उनका घर जगह जगह टूट रहा है, तो आरोप क्या कांग्रेस में लगाएंगे क्या? उनके लोग जो छूट के जा रहे हैं ना। और राजस्थान में तो डिप्टी सीएम और अध्यक्ष का जो व्यवहार आप लोग दिखा रहे हो वो है, तो कांग्रेस अपने घर के झगड़े को कृपा करके बीजेपी में नहीं लगा है। मतलब इसमें बीजेपी कोई भूमिका नहीं, कहीं भूमिका नहीं है। सवाल तो यही है कि चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, हर बार कांग्रेस के घर में ही सेंध क्यों लगती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने में सचिन पायलट की बड़ी भूमिका थी, लेकिन जिस तरह ऐन वक्त पर सीएम की कुर्सी के लिए अशोक गहलोत को चुना गया, विवाद उसी वक्त शुरू हो गया। गहलोत को इस बात का अंदाजा था कि पायलट कभी भी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, इसीलिए वो शुरुआत से ही अपनी गोटियां सेट करने में लगे थे। इसीलिए उन्होंने उसी वक्त बीएसपी के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवा लिया था। सवाल है कि क्या अब वो अपनी सरकार बचाने के लिए भी वही जादूगरी दिखा पाएंगे। और जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सचिन पायलट को कांग्रेस ने एक बार फिर वापस लौटने का न्योता दिया है। कल सुबह राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है और कांग्रेस ने कहा है कि पायलट इस बैठक में आए, उनको न्योता दिया गया है। कल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक राजस्थान में यहीं बुलाई जाएगी और एक बार फिर समेत माननीय सचिन पायलट जी के सभी विधायक साथियों से हम उन्हें लिखकर भी भेज रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि आइए राजनीतिक यथास्थिति पर चर्चा करिए, राजस्थान को कैसे मजबूत करें ये चर्चा करिए, राजस्थान की हम कैसे मिलकर सेवा करें ये चर्चा करिए, 8 करोड़ जनता की कैसे मदद करें आइए ये चर्चा करिए। और अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद है तो खुले मन से वो भी कहिए। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सबकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए संपूर्ण तैयार हैं। कल 10 बजे ये बैठक होगी। आलाकमान की तरफ से अपने दावे, अशोक गहलोत के अपने दावे हैं, लेकिन उनके पास बहुमत है या नहीं ये कोई नहीं जानता और इसीलिए बीजेपी बहुमत परीक्षण का दबाव डाल रही है। लेकिन इन सबके बीच अहम सवाल यह है कि सचिन पायलट नाराज क्यों हैं? जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तब से गहलोत और पायलट की नाराजगी की खबरें आती रहती हैं। आपने भी ये सुना होगा, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है। सच्चाई ये है कि पिछले 1.5 साल से राजस्थान में सचिन पायलट सिर्फ नाम के डिप्टी सीएम हैं। वो जिस विभाग के मंत्री हैं वहां के फीते भी वो नहीं काट पाते हैं। ये बात सुनने में अजीब सी लगती है, लेकिन सच है और हमारी अगली रिपोर्ट में सचिन पायलट की नाराजगी का पूरा विश्लेषण है। यही है वो नोटिस जिसने अशोक गहलोत की सरकार को संकट में खड़ा कर दिया है। 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए, सचिन पायलट का नाम और धारा 124 से यानी राजद्रोह की धारा।
राजस्थान एसओजी का यह नोटिस सचिन पायलट समेत 22 लोगों को भेजा गया था, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी था। शुक्रवार को एसओजी ने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में बीजेपी के 2 नेताओं पर केस दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया। एसओजी के मुताबिक गिरफ्तारी कॉल रिकॉर्ड के आधार पर हुई। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर 25-25 करोड़ रुपए में सौदेबाजी का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए नोटिस सचिन पायलट को भी भेजा गया। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच पहले से ही नहीं पट रही थी। राजस्थान में सरकार बने हुए 1.5 साल हो गए, लेकिन दोनों के बीच मतभेद की खबरें अक्सर सामने आती रही। एसओजी का ये नोटिस सचिन को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें संगीन धाराओं के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सचिन के समर्थकों को गिरफ्तारी का डर था, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी। राजस्थान सरकार में सचिन पायलट अपनी उपेक्षा से लगातार नाराज हैं। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी सीएम भी। उनको पंचायत राज और पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया था, लेकिन वो खुश नहीं थे, क्योंकि सचिन गृह विभाग चाहते थे, जो अशोक गहलोत ने उन्हें नहीं दिया। सचिन पायलट ने अपनी नाराजगी की तमाम वजह कांग्रेस आलाकमान को बताई थी। सचिन पायलट ने कहा था कि मैं पीडब्ल्यूडी का मंत्री हूं, लेकिन मैंने आज तक एक भी उद्घाटन नहीं किया। मेरे कहने से तबादले नहीं होते। आजकल मेरा फोन टैप होता है और इसके अलावा 50% मंत्री मेरे हिस्से में बनने थे, वो भी नहीं हुआ। सचिन पायलट ने यह भी कहा था कि किसी भी राज्य सरकार के विज्ञापन में मेरी फोटो नहीं लगती। सार्वजनिक मंचों पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे थे। कोटा के सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत के मामले में सचिन पायलट ने अपनी ही राज्य सरकार पर निशाना साधा। इससे भी अशोक गहलोत की खूब किरकिरी हुई। अब ये भी खबर थी कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को पूरी तरह से साइडलाइन करने के लिए 2 डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे, जिससे सचिन को लगता था कि उनकी हैसियत और कम हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में जब अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव हार गए, तो इसके लिए भी गहलोत खेमे ने सचिन पायलट को ही जिम्मेदार ठहराया। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जोधपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन सचिन पायलट ये कभी भी नहीं चाहते थे कि जोधपुर से वैभव गहलोत को टिकट दिया जाए। जब परिणाम आया तो वैभव गहलोत बुरी तरह से हारे। तब अशोक गहलोत का जो बयान आया वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने सीधे तौर पर सचिन पायलट को इंगित करते हुए कहा कि जोधपुर की हार की समीक्षा होनी चाहिए। यानी उनके बेटे की हार के लिए उन्होंने सीधे तौर पर सचिन पायलट के असहयोगात्मक रवैये को जिम्मेदार माना था। अब सवाल यह है कि सचिन पायलट आगे क्या करेंगे? क्या अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में जाएंगे? तो हम लोग भाजपा को हरा चुके हैं और फिर हरा सकते हैं। सचिन पायलट के बीजेपी में जाने की संभावना कम है और उनके इनकार की खबरें भी आ चुकी हैं। अगर अशोक गहलोत की सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो फिर सचिन पायलट बीजेपी के किसी काम के नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीजेपी आखिर उनको क्यों शामिल करेगी? क्योंकि सचिन पायलट को अगर उनकी पार्टी से निकलने के बाद अगर बीजेपी अपने यहाँ शामिल करती है, तो इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि राजस्थान की सरकार अगर स्थिर है तो सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी? ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब अशोक गहलोत फ्री हैंड से अपने मंत्रिमंडल का बदलाव कर सकेंगे, विस्तार कर पाएंगे। लेकिन सचिन पायलट के पास अपनी अलग पार्टी बनाने का विकल्प तो मौजूद है। जिस तरह से उनकी कांग्रेस में लगातार उपेक्षा हो रही है, तो क्या वो अलग पार्टी के बारे में सोच रहे हैं? क्या सचिन पायलट पार्टी बनाएंगे? हाँ, इस रूप में वो बीजेपी की मदद कर सकते हैं, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर गुर्जर बहुतायत से पाए जाते हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा का एक हिस्सा जहां पर गुर्जर समुदाय के लोग हैं, उनके साथ अगर सचिन पायलट एक पार्टी बनाना चाहें और राजस्थान से अपने कुछ समर्थकों को लें, तो एक पार्टी का गठन किया जा सकता है। तो दोनों विकल्पों में दूसरा विकल्प सचिन के लिए ज्यादा मुफीद लगता है। कांग्रेस इस हकीकत को समझती है, क्योंकि सचिन पायलट का जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए उन्हें अभी भी वापस आने के लिए ऑफर दिए जा रहे हैं। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है, हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने हैं। और अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से रुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर मां बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। देखिए, सचिन पायलट का नाराज होना लाजमी है, क्योंकि सचिन पायलट ने 5 साल तक लगातार
मेहनत की, कांग्रेस को राजस्थान में फिर से सत्ता दिलाई और इन 5 सालों में अशोक गहलोत राजस्थान की नहीं बल्कि दिल्ली में सेंटर की राजनीति कर रहे थे। लेकिन 2018 में जब कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन अधिकार नहीं दिए गए और इसीलिए अब वो बागी हो गए हैं। दुनिया की कोई ताकत हमारे को नहीं रोक पाएगी। हम लाठियां भी खाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन भाजपा की सरकार को, किसानों को लूटने नहीं देंगे। राजस्थान का कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट ने ऐसा ही जज्बा दिखाया था। राजस्थान के गांव-गांव, शहर-शहर, ढाणी-ढाणी खूब संघर्ष किया, लाठियां भी खाई, लेकिन जब सत्ता की बारी आई तो अशोक गहलोत बाजी मार कर ले गए। 14 दिसंबर 2018 का राहुल गांधी का ये ट्वीट याद कीजिए। एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तरफ सचिन पायलट, तीनों मुस्कुराते हुए। लिखा था यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान। लेकिन राजस्थान के ये रंग बहुत दिनों तक एक नहीं रह पाए और बगावत हो गई। पूरी कहानी को समझने के लिए आपको 7 साल पहले चलना होगा, जब 2013 में राजस्थान में कांग्रेस हार गई थी। अशोक गहलोत की जगह मुख्यमंत्री बीजेपी की वसुंधरा राजे बन गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने अशोक गहलोत को दिल्ली बुला लिया और सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेज दिया। उन पर जिम्मेदारी थी पार्टी को पुनर्जीवित करने की और उन्होंने ये किया। राजस्थान के अखबारों में सचिन पायलट के ऐसे संघर्ष की खबरें रोज छपने लगी। अशोक गहलोत दिल्ली में राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु बन गए और सचिन पायलट राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनावों की तैयारी करने लगे। 2013 में कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। सचिन पायलट ने पूरे राजस्थान में घूम घूम कर पार्टी को फिर से खड़ा किया। राम राम सा, राम राम सा उनका तकिया कलाम बन गया था। जहां भी जाते यही कहते थे। सचिन पायलट की इस मेहनत का असर दिखा और 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस को वो जीत दिलाने में कामयाब रहे। कांग्रेस की सरकार बननी तय हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अशोक गहलोत ने दावा ठोक दिया। इसके बाद मामला गया आला कमान यानी दिल्ली दरबार के पास। राहुल गांधी तब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। सचिन पायलट के समर्थकों ने राजस्थान में हंगामा शुरू कर दिया था और राहुल गांधी सचिन पायलट को मनाने में जुटे थे। आखिरकार सचिन पायलट माने और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और सचिन को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान हुआ। Congress President already decided Mr. Ashok Gehlot ji as the Chief Minister of Rajasthan. Along with Ashok Gehlot ji, Sachin Pilot ji will be the Deputy Chief Minister of Rajasthan. इसी घोषणा के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत साफ देखी गई। बोलने के लिए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को माइक दिया, लेकिन सचिन पायलट ने उन्हें माइक वापस दे दिया क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने वाले थे। साथियों, इसी कमरे में हम बैठे थे और किसको मालूम था कि 2-2 करोड़पति बन जाएंगे। मीडिया के कैमरों के सामने भले ही दोनों एक साथ दिखे हों, लेकिन सरकार में ऐसा नहीं हो पाया। सचिन पायलट का आरोप है कि वो अपने अनुसार किसी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं करवा पाते, ना ही सरकारी विज्ञापनों में उनका नाम और फोटो छपता है। तो ऐसे में सचिन के पास क्या विकल्प बचता है? सचिन पायलट के संघर्ष के आधार पर बीजेपी भी उन पर डोरे डाल रही है। देखिए, मूल विषय को समझिए। आखिर 5 साल किसने मेहनत की? गांव-गांव घुमा, संघर्ष किया और जब बारी आई तो फल कोई दूसरा खाने बैठ गया। चलिए ठीक है, पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन उसको संभाल के रखना था, इग्नोर किया उसको। राहुल गांधी ने कई बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत को अपने मतभेद भुलाकर आपस में मिलकर काम करने को कहा, लेकिन दोनों के बीच दूरियां कभी कम नहीं हुई। दोनों के बीच वर्चस्व की जंग चलती रही। अभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे हालात में सचिन पायलट वापस तो नहीं जाएंगे। तो देखते हैं सचिन पायलट कल कहां लैंड करते हैं। और इस वक्त स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये वही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अब तक सिर्फ कहा जा रहा था कि विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिस वालों की हत्या बड़ी क्रूरता से की, लेकिन आज हमारे पास इसके सबूत हैं। एबीपी न्यूज के पास 8 पुलिस वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिससे यह पता चल रहा है कि पुलिस वालों को बहुत नजदीक से गोली मारी गई और उनके साथ क्रूरता की गई। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए।
2 और 3 जुलाई की रात विकास दुबे और उसके साथियों ने किस क्रूरता के साथ 8 पुलिस वालों की जान ली थी, ये आज पहली बार सबूतों के साथ आप जान पाएंगे। यह है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बताती है कि विकास दुबे और उसके साथियों ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया था। 6 पुलिस वालों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। 5 पुलिस वालों को गर्दन के ऊपर यानी चेहरे पर गोली मारी गई। देवेंद्र मिश्रा को 4 गोलियां मारी गई थी, 3 शरीर के पार हो गई। देवेंद्र मिश्रा के पैर पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया था। बाकी पुलिस वालों पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया था। 3 पुलिसकर्मियों के सिर पर गोली मारी गई थी। 1 पुलिसकर्मी के चेहरे पर गोली मारी गई थी। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात भी सामने आई है कि एक पुलिसकर्मी के हाथ से गोली आर पार हो गई। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उस पुलिसकर्मी ने खुद को बचाने के लिए हाथ को आगे किया हो, तभी गोली चली जो उसके हाथ से आर पार हो गई। मारे गए पुलिस वालों में सबसे ज्यादा गोलियां सीओ देवेंद्र मिश्रा को लगी थी। गोली लगने के बाद देवेंद्र मिश्रा विकास दुबे के मामा के घर में जा छुपे थे, जो बगल में ही था, लेकिन विकास के साथियों ने उन्हें उसी घर के आंगन में घेर कर सिर में गोली मार दी थी। यहाँ पे वहां से एक आदमी आके यहाँ लेट गए होंगे, फिर वहां से 4 आदमी कूदे। हम देख रहे थे यहाँ से, जब यहाँ पे चलने लगी बंदूकें, मेरे दोनों बच्चे जग गए। वो पूरी रात हम अपने बच्चों को लिए बैठे रहे। फिर धीरे थोड़े यहाँ पे जो वो थे, वो कौन थे? सीओ साहब थे? कौन थे वो? सुबह पुलिस वालों ने बताया कि सीओ साहब थे, रात में हमें नहीं पता था कि सीओ साहब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा को कुल 4 गोलियां मारी गईं। देवेंद्र मिश्रा के सिर में लगी गोली से उनका चेहरा फट गया। आशंका है कि राइफल से सिर में गोली मारी गई होगी। आशंका है कि सिर में राइफल सटाकर गोली मारी गई। एक गोली देवेंद्र मिश्रा की छाती में लगी जो आर पार हो गई। उन्हें पेट में भी 2 गोलियां मारी गईं जो शरीर को चीर गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सीओ देवेंद्र मिश्रा के सीधे पैर को धारदार हथियार से काटने की भी कोशिश की गई थी। दरअसल सीओ ने विकास को चेताया था कि उसका एक पैर गड़बड़ है, वो दूसरा भी ठीक कर देंगे। सिर्फ इसी बात का बदला लेने के लिए विकास ने अपने साथियों को सीओ के पैर पर धारदार हथियार से हमला करने के लिए कहा था। पुलिस वालों की हत्या के लिए 21 आरोपी नामजद हैं, जिनमें 6 एनकाउंटर में मारे गए। इनमें विकास दुबे भी शामिल हैं। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन 10 आरोपियों की तलाश यूपी एसटीएफ अब भी कर रही है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी मनोज वर्मा सीधे कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज, और कौन कौन से वो एंड्स हैं जो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? साजिश में मुखबिरी भी अपने ही आदमियों यानी अपने ही पुलिस वालों के बीच में से मौजूदगी, ये कहां जुड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन जो कि है एसआईटी के पास चली गई और एसआईटी को अब तमाम वो सबूत इकट्ठा करने हैं कि किस तरीके से मुखबिरी की गई, किस तरीके से विकास दुबे को पहले से ही पता था कि जो पुलिस है उसके घर पे रेड करने के लिए आ रही है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार विकास दुबे और उसके साथियों ने मिलकर बड़ी ही क्रूरता से 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। रूबिका, अगर मैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करूं तो मैं कितने पेज आपको इसके दिखाऊं, ये देखिए आप, जहां जहां हम बात करेंगे वहां वहां क्रूरता साफ नजर आएगी। सिर्फ गोलियां ही गोलियां नजर आ रही हैं रूबिका। सारे हथियारों का इस्तेमाल किया गया इस पूरे एनकाउंटर के अंदर। राइफल का इस्तेमाल किया गया, जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया। राइफल के अलावा 9mm की पिस्टल, और जो कि एक पुलिस की भी छीन ली गई थी AK-47, वो अभी तक रिकवर नहीं हुई है। और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि AK-47 से भी गोलियां चलाई गई हैं। तो फिलहाल अभी जो एसआईटी की टीम है वो इस चीज में लगी हुई है कि AK-47 और एक जो इंसाफ राइफल जो है उसको किसी तरीके से रिकवर किया जाए, और जो बाकी विकास दुबे के साथी हैं उनको किसी ना किसी तरीके से जल्द ही धर दबोचा जाए। जी रूबिका। और मनोज, ये बात भी क्लियर है कि इन शातिर कुख्यात अपराधियों को पहले से जानकारी थी और यही वजह है कि सारे हथियार इन्होंने वहां पर मौजूद रखे थे। इनको इस बात का एहसास था कि सिर्फ ये एक दूसरे पर गोली चलाने तक नहीं होगा, बदला लेना, और जैसा वो धारदार हथियार से शहीद सीओ के पैर पर भी वार करने की, मतलब पूरी प्लानिंग थी और वेल प्लानिंग। जी बिल्कुल, देखिए रूबिका, पूरी की पूरी प्लानिंग थी और पूरे वेल प्लान के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उनके ऊपर इस तरीके से जो है फायरिंग हो जाएगी। पुलिस की टीम आराम से दबिश देने के लिए जा रही थी, जैसा कि आम दिनों में पुलिस जाती है दबिश देने के लिए। लेकिन जैसे ही
क्रॉस किया पुलिस ने वो जो जेसीबी खड़ी हुई थी और उसके बाद इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। और साफ सी बात है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो सीओ थे उन्होंने एक बार विकास दुबे को कहा था कि तुम्हारा एक पैर खराब है, दूसरा भी खराब कर दूंगा। इस बात का बदला लेने के लिए जब सीओ देवेंद्र मिश्रा उस घर के अंदर कूदे, विकास दुबे के मामा के घर के अंदर, तो 4 लोग वहां पर पहुंचते हैं और विकास और माफी चाहूंगा और सीओ देवेंद्र मिश्रा की हत्या कर देते हैं। इतना ही नहीं, पैर को भी काट देते हैं। तो यानी कि वो मारना चाहते थे, बिल्कुल उनका मकसद बिल्कुल साफ था कि कोई यहां से बचकर नहीं जाना चाहिए। इससे पहले जितने भी इंटरव्यूज हमने किए चश्मदीदों के, उनका साफ तौर पर ये कहना था, जो वहां फंस गए थे वहां से आवाजें आ रही थी कि कोई भी बचकर यहां से जाना नहीं चाहिए, और कोई बचा भी नहीं। और खासकर जब मैं बात कर रही हूँ विकास दुबे और उसकी पूरी गैंग की। बहुत बहुत शुक्रिया। उधर उत्तर प्रदेश की खबर से अब मुझे लगता है बिहार का रुख करना चाहिए, क्योंकि 2640 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहां पर 3 करोड़ आबादी इससे प्रभावित हुई है और तकरीबन 770 करोड़ रुपए की लागत वाली 24 लाख हेक्टेयर इलाके में फसल जो थी वो बर्बाद हो गई है। और ये पिछले 66 सालों का बिहार में बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का लेखा जोखा है। 1953 से लेकर साल 2019 तक का ये पूरा का पूरा ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा और ये आंकड़े जल शक्ति मंत्रालय ने दिए हैं। अब साल 2020 का मॉनसून आ गया है, तो मानकर चलिए कि आंकड़ों में इजाफा होगा। और हर साल इस बाढ़ की वजह से नेपाल से आई नदियों को बताया जा रहा है, लेकिन सरकारों ने इसके किसी तरह के कोई ठोस समाधान नहीं खोजे हैं। और ऐसा अब लग रहा है कि भारत की इस कमजोरी का फायदा नेपाल ने इस बार अपने सीमा विवाद का गुस्सा निकालने के लिए उठा दिया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पहले नेपाल ने पुल निर्माण को लेकर अड़ंगा लगाया और अब अपनी नदियों में इतना पानी छोड़ दिया है कि बिहार में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी चढ़ेगा तो जैसे कि लॉकडाउन में लोग भागा, उसी तरह से जान बचा करके भागवे करेगा। अभी लॉकडाउन से हम लोग परेशान थे, अभी पानी से परेशान और हर साल ये समस्या होती है। तो घर के कहाँ गए? सर घर छोड़ कर भाग गए। खाना पीना कैसे हो रहा है? हम बहुत दिक्कत भी छे। नेपाल से आए बाढ़ के पानी ने उत्तरी बिहार को बेहाल कर दिया। हर रोज सिर्फ और सिर्फ पानी है, कहीं घुटने भर तो कहीं छाती भर। सड़क से घर तक सब कुछ जलमग्न होना शुरू हो गया। उत्तरी बिहार का यह हाल तब है जब बरसात की शुरुआत भर हुई। सीमा विवाद के बाद नेपाल ने पहले बिहार में बांधों के निर्माण पर जानबूझकर विवाद को जन्म दिया और अब लगातार बारिश का हवाला देते हुए 2 लाख क्यूसेक लीटर पानी कोसी नदी में छोड़ दिया, जिसकी वजह से बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा और किशनगंज जिलों में धीरे धीरे पानी भर रहा है। नदी में जरूरत से ज्यादा पानी आने की वजह से इन जिलों के तराई इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। कोसी नदी के अलावा नेपाल से 6 नदियां बिहार के उत्तरी जिलों से होकर गुजरती हैं। हर बरसात में ये अपने साथ बाढ़ लेकर आती हैं, जिसकी सीधी मार गरीब परिवारों पर पड़ती है। और ऐसा ही एक परिवार है सहरसा के केदरी पंचायत की रहने वाली संझा देवी का। संझा देवी गर्भवती हैं और 3 बच्चों के साथ बाढ़ में फंसी हैं। बाकी लोग घर के कहाँ गए? सर घर छोड़ कर भाग गेल छे। तो आप नहीं रह जाइएगा बाहर? हम एते रहे छिए। खाना पीना कैसे हो रहा है आपका? खाना में बहुत दिक्कत है छे। कोई आया नहीं देखने सरकार से? कोनो नेता डीलर कोई नहीं आयल छे देखे ले। बच्चा का दूध कैसे मिलता है? यहाँ पे मिल जाता बाहर से? नहीं, दूध कुछो नहीं भेटे छे। इसका तबीयत खराब है क्या? तबीयते खराब छे। देखिए, ये मैथिली भाषा में कह रही हैं कि निकलने की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं। इनकी स्थिति आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इसके आसपास के इलाकों में। सामान ऊपर रखा हुआ है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सो रहे हैं, खाने के लिए भी कुछ खास चीजें नहीं बची हैं इनके पास, और इसी में ये गुजारा कर रहे हैं। चूंकि घर के जो और लोग हैं या आसपास के जितने भी लोग हैं वो जा चुके हैं, और ऐसे में यहाँ पर रहने के अलावा
बसने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अगर आप देखें तो कुछ एक खाने की चीजें भी हैं जो आमतौर पर गांव में रखी जाती हैं, वो भी घर में इमरजेंसी में रखा गया है और इस तरीके से जिंदगी चल रही है कोशी के आसपास के इलाकों में। जितने चेहरे उतने दर्द। ये प्रभास कुमार और उनकी मां तारा देवी है। इनका घर डूब गया और अब ये सड़क पर गुजर बसर करने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए एक नाव है, इसमें एक बूढ़ी माता जी हैं और उनके साथ एक व्यक्ति हैं और पूरा सामान लेकर अपना अब ऊंचे इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रभास कुमार। प्रभास कुमार। कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं बांध पर रहने के लिए। घर में पानी है? हाँ पानी है। ठीक इसके बगल की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये सड़क है। आमतौर पर जब सामान्य दिन होते हैं तो इसी सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, पैदल लोग चलते हैं और अब चूंकि कोशी नदी का जो पानी है वो इतना बढ़ गया है कि ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये यहाँ पर नाव चल रही हैं। लोगों का कहना है कि सरकार हर साल कुछ मदद कर देती थी, लेकिन इस बार अब तक कोई मदद नहीं आई। बाढ़ आने से पहले सरकार सजग हो जाती थी, सरकारी नाव हो जाता था, जैसे लोग निकलना चाहता था उसको निकलने के लिए नाव दिया जाता था, कहीं घर बना रहा है प्लास्टिक दिया जाता था। ये सब चीज अब एकदम देखने को नहीं मिलता है। जो हाल सहरसा का है वही सीतामढ़ी जिले का भी है। बागमती नदी के उफान से पड़े हैं। इसी बाढ़ के बीच सीमा को अपने मायके जाना पड़ रहा है। मैं सीतामढ़ी जिले में मौजूद हूँ और एक परिवार हमारे साथ है। ये परिवार, आप कहाँ से आई हैं? सोनबरसा से। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, छोटा सा बच्चा है, आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। छोटा सा बच्चा है, इसको लेकर इस पानी में तैरेंगे, ये हर साल ही ऐसा होता है? जो पानी तो हर एक साल आता है तो ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है जी। छोटा सा बच्चा है, इसको लेकर जा रही है, डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, बच्चा का थोड़ा संभाल पकड़ रहे हैं कि पानी इतना है। अब उस क्या कहें। बिहार ने बाढ़ से कुछ नहीं सीखा है। वैसे ये मौसम ऐसा है, बारिश वाला, बाढ़ वाला, कि बीमारियां सर पर होती है और कोरोना पहले से ही परेशान कर रहा है। अब तो ये बेकाबू हो रहा है और सबसे नई रिसर्च से ये पता चला है कि भारत में इसके सिम्टम्स भी अब बदलते जा रहे हैं कोरोना के। और इन्हीं के बीच बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी कोरोना से लड़ रहे हैं और एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया भी कह चुके हैं कि अभी तो हालात और कोरोना को लेकर ऊपर जाने वाले हैं। पूरा देश अमिताभ बच्चन को गेट वेल सून कह रहा है। यज्ञ और हवन करके दुआएं मांगी जा रही हैं और असर भी दिख रहा है। अमिताभ की हिम्मत वायरस पर भारी पड़ रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन की तबीयत सामान्य है, उनका ऑक्सीजन लेवल भी सामान्य है, फेफड़ों में जमा कफ भी कम हो गया है। डॉक्टर बिग बी की मेडिकल हिस्ट्री का भी ख्याल रख रहे हैं। जलसा के सभी कर्मचारी भी होम क्वारंटीन में हैं। बंगले को हॉटस्पॉट बनाकर पोस्टर चिपका दिया गया है। इस दौरान बच्चन परिवार के संपर्क में आए सभी 26 लोग नेगेटिव पाए गए हैं। लेकिन देश में कोरोना को लेकर मुसीबत बढ़ती जा रही है। दिन रात मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 28,701 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए तो एक दिन में 500 लोगों की जान भी चली गई। कोरोना के कुल संक्रमित 8,78,254 लोग हो चुके हैं। कोरोना इन दिनों नए लक्षणों के साथ भी देखा जा रहा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसकी जानकारी दी। ये केवल लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है, ये ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है, ये हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, ये किडनी समेत और पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, और ये इनके अलावा और जो बॉडी के अंग हैं, चाहे वो आंतड़ियां हो, उनको भी अफेक्ट कर सकता है। कई पेशेंट्स को डायरिया होता है। हमें पता है कि अब नया सिम्टम हमने ऐड किया है कि आपकी सेंस ऑफ जो सूंघने की शक्ति है या टेस्ट करने की शक्ति है, चखने की शक्ति है, वो भी खत्म हो जाती है कभी कभी इससे, और कभी कभी स्किन पे भी असर पड़ सकते हैं। ये भी देखा गया कि ऑलमोस्ट 30% ऐसे लोग हैं जिनमें डायरिया भी हो सकता है, पेट में लूज मोशन हो सकते हैं और उनको सांस के या खांसी के कोई लक्षण नहीं होंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमारा डायग्नोस्टिक सस्पिशन जो है, जो टेस्ट करने की, वो चेंज हो गया। और पहले जो हम कहते थे कि आपको अगर बुखार है, खांसी है, जुकाम, नज़ला है, तभी आप कोविड का टेस्ट कराओ। अब हम और कोई भी लक्षण हो
जो लगता है कि ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है कोविड का, तो तब भी हम टेस्ट कराते हैं और कई इसमें पेशेंट पॉजिटिव भी आते हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना की स्पीड पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। 24 घंटे में दुनिया में 2,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना के मामले में भारत दुनिया में तीसरा देश है, तो अमेरिका नंबर 1 पर कायम है। अमेरिका में 34,14,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। अब भी वहां रोजाना 55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। यानी अमेरिका की 1% से ज्यादा जनसंख्या संक्रमित हो चुकी है। यही वजह है कि मास्क नहीं लगाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप भी मास्क लगाए हुए दिखे। अमेरिका की प्रेसिडेंशियल सील वाला मास्क पहने ट्रंप का अंदाज भी पहले से अलग था। मैं कभी भी मास्क पहनने के खिलाफ नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि मास्क पहनने के लिए एक वक्त और जगह होती है। अगर आप किसी अस्पताल में हैं, जैसे मैं हूं, तो वहां बहुत से ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मास्क पहनना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कोरोना के बढ़ते खौफ का नतीजा है। हालांकि इसी बीच रूस से अच्छी खबर आई है। रूस ने कोरोना की वैक्सीन के कामयाब परीक्षण का दावा किया है। मॉस्को के सेचनो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया है। देखिए, इसीलिए हम बार बार आपको सचेत कर रहे हैं, कोरोना भी है, अपना ख्याल रखिए।